नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्व व्यापार संगठन में चीन को एक विकासशील देश का दर्जा प्राप्त है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र योजना धीमी वृद्धि को दर्शाती है। टेलीकॉम कंपनियों ने सैटेलाइट कंपनियों की अलग अर्थ स्टेशन लाइसेंस की मांग का विरोध किया। आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावना है। लाल चंदन IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में फिर से शामिल हो गया है और भारत में एंटी साइबर बुलिंग कानून पर विचार किया जा रहा है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व व्यापार संगठन में चीन एक विकासशील देश है। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश के रूप में चीन का दर्जा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इसका कारण ये है कि चीन WTO के मानदंडों के अनुरूप विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है, जबकि चीन एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इसके अलावा चीन पर यह आरोप है कि वो अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए अपने देश के उद्योगों के साथ तरजीही व्यवहार और डेटा प्रतिबंध आदि। इसलिए कई देशों ने चीन से आग्रह किया है कि वो या तो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लाभों की मांग न करे या स्वयं को विकासशील देश की श्रेणी में न रखे। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों की बात करें तो WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। सदस्य देश ये घोषणा स्वयं करते हैं कि वे विकसित हैं या फिर विकासशील देश। हालांकि यदि कोई सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का निर्णय करता है तो अन्य सदस्य देश इस पर आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन विकासशील देश के रूप में दावा करने के कई लाभ भी हैं, जैसे कि विकासशील देशों को विशेष और विभेदक व्यवहार यानी स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। WTO के समझौते विकासशील देशों के लिए अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करते हैं, साथ ही कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक समय दिया जाता है। ये अन्य देशों को तरजीही व्यवहार करने की अनुमति देता है, जैसे कि वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP एक गैर पारस्परिक प्रेफरेंशियल टैरिफ प्रणाली है। ये WTO के मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से छूट प्रदान करती है। और आइए अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन में अल्प विकसित देशों के बारे में। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए गए वर्गीकरण के माध्यम से LDCs को मान्यता देता है। इन मानदंडों की प्रत्येक 3 वर्षों में समीक्षा की जाती है। LDC का निर्धारण वर्तमान में 3 मानदंडों पर आधारित है: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, मानव परिसंपत्ति और बाहरी आघातों के प्रति आर्थिक सुभेद्यता। हाल ही में बांग्लादेश को LDC का दर्जा दिए जाने पर भी चिंता प्रकट की गई है। हालांकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश भारत से आगे निकल गया है। अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र योजना धीमी वृद्धि दर्शाती है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र यानी REC एक बाजार आधारित साधन है। इसे वर्ष 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों के पालन को सुविधाजनक बनाने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और RPO को पूरा करने के लिए बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता के बीच असंतुलन को दूर करना है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत RPO ये अनिवार्य करता है कि सभी विद्युत वितरण लाइसेंस धारी अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्धारित मात्रा की खरीद या उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से करेंगे। एक REC एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन से उत्पन्न 1 मेगावाट आवर के बराबर है। REC की 2 श्रेणियां हैं: सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र और गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र। REC योजना की वर्तमान स्थिति की बात करें तो दिसंबर 2021 तक स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का केवल 4% ही पंजीकृत है। कुल पंजीकृत क्षमता में पवन ऊर्जा 58% और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 21% है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से संपन्न राज्यों में कुल पंजीकृत क्षमता का 73% हिस्सा है। योजना की धीमी गति के लिए उत्तरदायी कारण है कुछ राज्यों में कम RPO लक्ष्य, विनियामकों द्वारा दोषपूर्ण प्रवर्तन और स्वैच्छिक बाजार की अनुपलब्धता आदि। कुछ राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का संकेंद्रण है, इसलिए सीमा पार ऊर्जा खरीद महंगी है। REC ने कई प्रशंसनीय कदम उठाए हैं।
जैसे सरकार को वर्ष 2030 तक आरपीओ का एक स्पष्ट वक्र पथ तैयार करने की जरूरत है। साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आरपीओ लक्ष्यों के बीच निरंतरता की खोज करने की भी जरूरत है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्युत वितरण कंपनियों को कोई छूट नहीं दी जाए या न ही आरपीओ लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जाए। सौर, गैर सौर और पनबिजली संबंधी आरपीओ लक्ष्यों का एक समेकित लक्ष्य के रूप में विलय करना चाहिए। इस योजना में भाग लेने के लिए सौर, पवन, हाइब्रिड, रूफटॉप सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन सहित अधिक प्रौद्योगिकियों को अनुमति दी जानी चाहिए। अगली खबर दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित है। टेलीकॉम कंपनियों ने सैटेलाइट कंपनियों की अलग अर्थ स्टेशन लाइसेंस की मांग का विरोध किया है। टेलीकॉम कंपनियों ने सैटेलाइट कंपनियों की सैटेलाइट अर्थ स्टेशनों के लाइसेंस को सर्विस लाइसेंस से अलग करने की मांग का विरोध किया है। अर्थ स्टेशन भूमि पर एक प्रमुख अनिवार्य दूरसंचार केंद्र है। यह अंतरिक्ष में उपग्रह संचार नेटवर्क को पृथ्वी पर स्थलीय नेटवर्क से जोड़ता है। वर्तमान में सेवा प्रदाताओं के पास एकीकृत लाइसेंसिंग ढांचे के तहत अर्थ स्टेशन स्थापित करने का लाइसेंस है। इसके विरोध में सैटेलाइट कंपनियां यानी कि विशेष रूप से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने की इच्छुक कंपनियां सैटेलाइट अर्थ स्टेशनों के लिए एक अलग लाइसेंस व्यवस्था की मांग कर रही हैं। सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और प्राप्त करके संचालित किया जाता है। इसमें भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क का उपयोग नहीं होता है। भूस्थिर, मध्यम और निम्न भूकक्षा उपग्रहों का उपयोग करके उपग्रह आधारित लो बिट रेट की कनेक्टिविटी संभव है। उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी के मॉडल में शामिल है हाइब्रिड या इनडायरेक्ट मॉडल। इसमें नेटवर्क में मौजूद प्रत्येक सेंसर और गतिवर्धक एक इंटरमीडिएट सिंक नोड यानी कि लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे के माध्यम से उपग्रह के साथ संचार कर सकता है। वहीं डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल में उपकरण उपग्रह के साथ सीधे संचार कर सकते हैं। इसमें संचार के लिए किसी भी मध्यवर्ती ग्राउंड गेटवे की आवश्यकता नहीं होती है। अलग लाइसेंसिंग के कई लाभ होंगे क्योंकि इसे स्थापित करना आसान होगा और व्यापक कवरेज होगी, बेहतर बैंडविड्थ क्षमताएं होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कवरेज को बढ़ावा मिलेगा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सक्षम बनाया जा सकेगा। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की संभावना है। आदि शंकराचार्य एक अद्वैत दार्शनिक थे। उनका जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले के कालडी में हुआ था। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत किसी स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित करता है। अधिनियम केंद्र सरकार को स्थल का रखरखाव करने, संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए अधिकृत करता है। साथ ही इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व का माना जा सकता है। आदि शंकराचार्य का जन्म पेरियार नदी के तट पर स्थित कालडी गांव में हुआ था। पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की आयु में अपने गुरु गोविंद पाद की खोज के लिए घर त्याग दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शंकराचार्य ने योग द्वारा प्राप्त मन की पवित्रता और स्थिरता को आत्म मुक्ति के लिए सहायक माना था। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन को प्रतिपादित किया था। इसका अनिवार्य रूप से अर्थ ये है कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, यानी कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। उनके अनुसार उपनिषद अद्वैत के एक मौलिक सिद्धांत को ब्रह्म कहते हैं, जो सभी चीजों की वास्तविकता है। मूल सार ये है कि आत्मा शुद्ध निरुद्देश्य चेतना है। आत्मा के अतिरिक्त किसी और का अस्तित्व नहीं है। यह अद्वैत है तथा इसका अस्तित्व अनंत है। आत्मा ही ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य के प्रमुख योगदानों की बात करें तो इन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 आश्रमों की स्थापना की है। ओडिशा में गोवर्धन मठ, कर्नाटक में श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम, गुजरात में कालिका मठ और उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ। शंकराचार्य ने 6 संप्रदायों वाली भक्ति आराधना की प्रणाली स्थापित की। इसमें मुख्य देवताओं के रूप में विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुक, गणेश और सूर्य का उल्लेख है। उन्होंने सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, निर्वाण शल्कम, मनीषा पंचकम जैसे भक्ति और ध्यान पूर्ण भक्ति पाठों की रचना की। उन्होंने विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति, उपदेश शास्त्री आदि सहित अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों पर कुछ ग्रंथों का लेखन भी किया था।
अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लाल चंदन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की एंडेंजर्ड श्रेणी में फिर से शामिल हो गया है। लाल चंदन या रक्त चंदन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट की एंडेंजर्ड श्रेणी में फिर से शामिल हो गया है। वर्ष 2018 में इसे एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया था। रक्त चंदन यानी लाल चंदन का वनस्पति विज्ञान में नाम है टेरोकार्पस सेंटालिनस। ये चंदन की एक गैर सुगंधित किस्म है। ये ज्यादातर चट्टानी और पहाड़ी क्षेत्रों में उगती है। इसे स्थानीय रूप से येर्रा चंदनम एवं रक्त चंदनम के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के लिए एक देशज और स्थानिक प्रजाति है। ये केवल पूर्वी घाट के दक्षिणी भागों में पाया जाता है। लाल चंदन उगाने के लिए आवश्यक भौगोलिक स्थिति है। लेटेराइट और बजरी युक्त मृदा होनी चाहिए। ये जल भराव की स्थिति में नहीं उग सकते हैं। वहीं जलवायु की बात करें तो गर्म और शुष्क होनी चाहिए और वर्षा 500 से 800 मिलीमीटर होनी चाहिए। लाल चंदन के काफी महत्व हैं। इसके कई औषधीय लाभ हैं। ये सिर दर्द, त्वचा रोग आदि में बाहरी रूप से लगाने पर लकड़ी शीतलन प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके अलावा संगीत, वाद्य यंत्र और लग्जरी फर्नीचर के लिए ये एक उपयुक्त कच्चा माल है। ये सेंटेलाइन डाई उत्पन्न करता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करने में किया जाता है। हालांकि लाल चंदन के कई संभावित खतरे भी हैं, जैसे कि इससे वनाग्नि की घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि होती है। अवैध व्यापार या कटाई से भी इसको खतरा है। आक्रामक प्रजातियों का प्रकोप होता रहता है। इसके अलावा निरंतर कटाई की वजह से प्राकृतिक रूप से वृद्धि करने के लिए प्रजातियों के पास पर्याप्त समय नहीं होता है। लाल चंदन के संरक्षण के लिए वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स के परिशिष्ट 2 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक साइबर क्षेत्र से। भारत में एंटी साइबर बुलिंग कानून पर विचार किया जा रहा है। बुल्ली बाई ऐप के हालिया मामले में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को फर्जी नीलामी के लिए पोस्ट किया गया था। इस मामले ने महिलाओं की ऑनलाइन बुलिंग का मुद्दा सुर्खियों में ला दिया है। भारतीय दंड संहिता न तो बुलिंग को परिभाषित करती है और न ही इसे अपराध के रूप में दंडित करती है। हालांकि IPC और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी IT अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उपयोग साइबर बुलिंग से निपटने के लिए किया जा सकता है। साइबर या ऑनलाइन बुलिंग कई तरीकों से की जा सकती है। निजी अकाउंट्स को बार बार हैक करना, फ्लेमिंग जो किसी पर हमला करने के लिए अशिष्ट या असंवेदनशील भाषा का प्रयोग है। इसके अलावा किसी के निजी संदेश या तस्वीर को साझा करना या ऐसा करने की धमकी देना या ब्लैकमेलिंग। इसके अलावा किसी का पीछा करना और लक्षित संदेश भेजना, ये सभी साइबर या ऑनलाइन बुलिंग के तहत आता है। ऐसे साइबर अपराधों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की बात करें तो IPC की धारा 354A यानी कि लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड, 354C घूरने के लिए और 354D पीछा करने के लिए है। IT अधिनियम की धारा 66E निजता के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 है। इसके प्रावधानों में मध्यस्थों द्वारा यथोचित तत्परता यानी ड्यू डिलिजेंस और शिकायत निवारण तंत्र शामिल है। इसके लिए उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं को किसी भी अवैध सूचना की होस्टिंग, प्रदर्शन, अपलोड, संशोधन, प्रकाशन, संचरण, भंडारण, अपडेट या साझा नहीं करने के लिए सूचित करना अनिवार्य है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मणिपुर ने अशांत क्षेत्र अधिसूचना जारी की। मणिपुर सरकार ने पूर्व प्रभाव के साथ 31 दिसंबर 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए पूरे राज्य को अशांत घोषित कर दिया है। इसमें इम्फाल नगर निगम के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। इसका अर्थ ये है कि सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करने के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफसपा 1958 लागू रहेगा। अफसपा अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये घोषणा तब की जाती है जब उस क्षेत्र का कोई हिस्सा या संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र ऐसी स्थिति में हो कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक लगता हो। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र केंद्र या संबंधित राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा घोषित किया जाता है।
हल्का लड़ाकू विमान तेजस। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। ये अर्ध स्वदेशी और एकल इंजन और बहुभूमिका वाला लड़ाकू जेट है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी परिकल्पना वर्ष 1984 में की गई थी। इसकी पहुंच सीमा 400 किलोमीटर तक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से हवा से जमीन के नजदीकी ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। ये अपनी श्रेणी में विश्व का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। यह अत्याधुनिक सैटेलाइट एडेड इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है। LCA के बड़े विमान का संस्करण LCA Mach 2 इस वर्ष के अंत तक या वर्ष 2023 की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन। भारत ने हाल ही में देशों से प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया है। भारत COP15 के दौरान इसमें शामिल हुआ था। HAC एक अंतर सरकारी समूह है। ये प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन कर रहा है। ये प्रजातियों की तीव्र हानि को रोक सकता है, साथ ही महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा कर सकता है जो हमारी आर्थिक सुरक्षा के स्रोत हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक विश्व की कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है। इसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन यानी CBD के तहत 30x30 लक्ष्य भी कहा जाता है। एशियाई शेर। हाल ही में एक अकादमिक पत्र के अनुसार एशियाई शेर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जा रहे थे। इसमें वर्तमान हरियाणा राज्य भी शामिल है। ये निष्कर्ष शेर और बाघ के सह अधिवास की पुष्टि भी करता है। एशियाई शेर केवल भारत में गुजरात के 5 संरक्षित क्षेत्रों गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मिटियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, हिम तेंदुए और क्लाउडेड लेपर्ड के साथ भारत की 5 बड़ी बिल्लियों में से एक है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड है। डिमेंशिया। लेंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डिमेंशिया के मामलों की संख्या वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होने की संभावना है। अध्ययन में डिमेंशिया के मामलों में वृद्धि के लिए 3 जोखिम कारकों को उत्तरदायी बताया गया है, जिसमें सबसे पहला है उच्च बॉडी मास इंडेक्स, उच्च फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज और धूम्रपान। डिमेंशिया स्मृति, भाषा ज्ञान, समस्या समाधान और सोचने की क्षमता के लोप के लिए एक सामान्य शब्द है। इससे दिन प्रतिदिन का जीवन अत्यधिक प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे सामान्य प्रकार है। एवियन इन्फ्लुएंजा डेटा साझा करने पर वैश्विक पहल यानी GIS-8। एक शोध दल ने साइप्रस में कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन डेल्टा क्रोन की खोज की है। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का संयोजन है। शोध दल ने खोज के निष्कर्षों को GIS-8 के साथ साझा किया है। GIS-8 वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। ये पहल सभी इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19 उत्पन्न करने वाले कोरोना वायरस के डेटा के तीव्र साझाकरण को बढ़ावा देती है। इस डेटा में शामिल है मानव वायरस से जुड़े आनुवांशिक अनुक्रम और संबंधित नैदानिक और महामारी विज्ञान संबंधी डेटा। इसके अलावा पक्षी और अन्य पशु वायरस से जुड़े भौगोलिक और प्रजाति विशिष्ट डेटा। डेटा साझा करने से शोधकर्ताओं को ये समझने में मदद मिलती है कि व्यापक संक्रामक रोगों और महामारी के दौरान वायरस कैसे विकसित और प्रसारित होते हैं। डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी DET। इस तकनीक का उपयोग मानचित्रों के उच्च गति से उत्पादन और ब्रेल मानचित्रों के निर्माण के लिए किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल प्रिंटिंग तकनीक है। ये प्रिंटिंग प्लेट, सांचे, रसायन और सॉल्वेंट्स की आवश्यकता को समाप्त करती है। इसके अलावा ये तकनीक कोई प्रदूषक या अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती और समग्र ऊर्जा उपयोग को भी कम करती है। इस तकनीक को भारत में पहली बार राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन नाटमो द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। नाटमो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बैल को काबू करने से संबंधित खेल है। ये पारंपरिक रूप से पोंगल के त्योहार का हिस्सा है। ये त्योहार प्रकृति का उत्सव है। इसके अंतर्गत अच्छी फसल के लिए प्रकृति को धन्यवाद दिया जाता है। इस दौरान पशु पूजा भी की जाती है।
संगम साहित्य में भी जल्लीकट्टू का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में खोजी गई एक मोहर में भी बैल को वश में करने का संदर्भ मिलता है। ये मोहर 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की है। अन्य राज्यों में भी इस तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कंबाला, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई और राजस्थान में ऊंट दौड़। अंडमान और निकोबार आचे कनेक्टिविटी। वर्ष 2018 में शिपिंग लेन कनेक्टिविटी की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों की आर्थिक क्षमताओं का दोहन करना है। भू रणनीतिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है, क्योंकि आचे में स्थित सबांग बंदरगाह अंडमान और निकोबार के भारतीय द्वीपों से मात्र 90 समुद्री मील की दूरी पर है। सबांग मलक्का जलडमरू मध्य के प्रवेश मार्ग पर स्थित है। इसे प्रमुख वैश्विक चोक पॉइंट माना जाता है। हालांकि इस कनेक्टिविटी से कई चिंताएं भी उभरी हैं, जैसे कि आचे के निकट रोहिंग्याओं की उपस्थिति, दक्षिण पूर्व एशिया के गैर कानूनी तस्करी मार्ग में निकोबारी द्वीप समूह और आचे को संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। इस कारण इस क्षेत्र में समुद्री यातायात और अन्य छोटी नौकाओं की आवाजाही के नियंत्रण और निगरानी में सुधार करना महत्वपूर्ण है। गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाजा गैस क्रेटर। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने विशेषज्ञों को एक विशाल प्राकृतिक गैस क्रेटर गेटवे टू हेल यानी नरक का दरवाजा गैस क्रेटर में आग बुझाने का तरीका खोजने का आदेश दिया है। पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यहाँ लगी आग को बुझाने का निर्णय लिया गया है। गेटवे टू हेल गैस क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के कराकुम मरुस्थल में स्थित है। इस क्रेटर में पिछले 50 वर्षों से आग जल रही है। ये वर्ष 1971 में तब निर्मित हुआ था जब एक सोवियत ड्रिलिंग रिग गलती से एक विशाल भूमिगत प्राकृतिक गैस गुफा को छिद्रित कर गई थी। इससे यहाँ की जमीन ढह गई और ये क्रेटर बन गया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।